स्टार्ट करें, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग जो HCS का हमने पहला मॉक लिया है उसका एनालिसिस करेंगे और ये एक अच्छा खासा डिटेल्ड एनालिसिस होगा जिसमें हम ना सिर्फ ये समझेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन हिट करना चाहिए था और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था, हम ये भी समझेंगे कि उनके पीछे के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। तो बहुत डीप डाइव नहीं करेंगे लेकिन सुपरफिशियल से कंसेप्ट भी समझेंगे, तो एक तरह का आपका कंसेप्ट रिवीजन भी होगा इस लेक्चर के थ्रू, ठीक है। ये दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स थी जो हमें समझनी थी कि जो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके बारे में क्या सही है क्या नहीं है। तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है एक तरह से, अगर आप इसको समझोगे, और कहने को आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी बोल सकते हो इसको। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रिसेंटली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज में रहा ही है, यूपीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा है 2018, 19 या 20 के अराउंड। तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो न्यूज में रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट डिजिटल को लेके बहुत ज्यादा ही चीजें कर रही है, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला कंसेप्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले तो एक तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर पता ही नहीं है तो आंसर कैसे करोगे। तो अगर पता है तो अटेम्प्ट करना चाहिए था, नहीं पता है तो आप उसको छोड़ देते, क्योंकि जिस तरह से ऑप्शंस हैं वहां पे आपके पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोला ऑप्शन एलिमिनेट, ये एक टेक्निक थी जो पहले HCS या फिर यूपीएससी या यूपीपीसीएस इन एग्जाम्स में यूज हो जाती थी। अगर आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो वहां पे मैं इस टेक्निक को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक नहीं थी, तो ये प्लेन क्वेश्चन था। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप इस पे लक नहीं ले सकते कि भाई ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट था इट इज बिल्ड ऑन द लेयर ऑफ ओपन स्टैंडर्ड, ओपन एपीआईज एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सारी ही ऐसी टर्म है, अगर आपको टेक्निकल पता है तो पता होंगी, नहीं तो आपको ये चीजें पता नहीं होती। जैसे एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि भी ये एपीआई क्या चीज होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नहीं पता है तो क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा, आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो है ये कह रही है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल इंडिया में ले लो यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई पेमेंट करते हैं हम सब, वो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने डिजिटली क्रिएट किया है और जिसको सभी यूज कर सकते हैं, ओपन टू यूज है, उसको बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाएगा। तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा ही है जैसे गवर्नमेंट बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आधार कार्ड या आधार कार्ड यूज करके पेमेंट करना, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल है। और एग्जांपल लेना है तो डिजी लॉकर, आपने सुना हो, डिजी लॉकर नाम से गवर्नमेंट का एक वॉलेट है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो, तो वो सबके लिए है। तो वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ऐसी चीज जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए क्रिएट की है। पहले कह रहा है इट इज बिल्ड ऑन द लेयर ऑफ ओपन स्टैंडर्ड, कि ओपन स्टैंडर्ड के लेयर पे बनाया गया है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है कि कोई भी यूज कर सकता है, सही बात है। दूसरा ओपन एपीआई है, एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है कि आप एक एप्लीकेशन को ओपनली यूज कर सकते हो किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर, या दो एप्लीकेशन के अंदर एक तरह से कनेक्शन का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्विगी या जोमेटो से अगर कुछ भी ऑर्डर करते हो तो आप बार बार ट्रैक करते हो कि डिलीवरी वाला कहाँ पे पहुंचा है, तो वो कहाँ पे पहुंचा है, तो जोमेटो या स्विगी की ऐप ने गूगल का जो जीपीएस है उसको इंटीग्रेट कर रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसी को बोलते हैं एपीआई। तो ऐसी चीजें जहां पे हम एक ऐप को दूसरी ऐप के अंदर यूज कर ले, या दो ऐप के बीच में आपस में प्रोग्राम स्विच हो जाए, तो वो हो जाएगा एपीआई। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये ओपन सोर्स भी है। यूपीआई को अलग अलग बैंक
यूज करते हैं हम, किसी कोई एसबीआई का यूपीआई यूज कर रहा है, कोई आईसीसी का यूपीआई यूज कर रहा है, तो अलग अलग यूज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैं इस पे ज्यादा टाइम ले रहा हूं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इंडिया स्टैक इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड डीपीआई इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड टू बी इंप्लीमेंटेड एट ए पॉपुलेशन स्केल। तो कह रहे इंडिया स्टैक, अगर नहीं समझ में आया कि इंडिया स्टैक क्या है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का डीपीआई है, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, जो मैंने बताया ना, आप यूपीआई यूज कर सकते हो, डिजी लॉकर यूज कर सकते हो, ठीक है, या एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहां पे आप कुछ जाके बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह गवर्नमेंट की एक साइट है। तो इन सबको एक जगह पे ले आऊं तो इकोसिस्टम बन गया वो पूरा मैंने, ठीक है। इंडिविजुअल था तो ये ऐप है, सबको एक साथ ले आए तो एक इकोसिस्टम बन गया। तो ठीक है कि इंडिया स्टैक इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड डीपीआई इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड टू बी इंप्लीमेंटेड एट ए पॉपुलेशन स्केल, कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे लागू होने वाला इंडिया स्टैक पहला वर्ल्ड का डीपीआई इकोसिस्टम है। ये बात भी सही है, गवर्नमेंट ने ये इंडिया स्टैक नाम का एक डीपीआई इकोसिस्टम बनाया है। ये है क्या, अगर हमें ये समझना है कि ये क्या है तो इस इमेज को देख लेते हैं हम। ये है इंडिया स्टैक, इंट्रोडक्शन अबाउट इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखो। इंडिया स्टैक के अंदर ई केवाईसी है, आजकल अलग अलग बैंक या आपको फोन लेना है, कोई भी नया फोन नंबर लेना है तो ई केवाईसी हो जाता है, तो वो इंडिया स्टैक का पार्ट है, उस पूरे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। आपको आधार पे करना है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कोई चलाना है, भारत क्यूआर कोड है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, आईएमपीएस है जो मिनट में आप पैसे ट्रांसफर कर लेते हो, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये सब मिला के एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसको इंडिया स्टैक बोला जाता है। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे काम करने वाला ये वर्ल्ड का पहला डीपीआई इकोसिस्टम है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाली बात भी सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब बढ़ते हैं थर्ड, डिजिटल आइडेंटिटी, आधार एंड फास्ट पेमेंट सिस्टम, यूपीआई। यूपीआई को फास्ट पेमेंट सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि तभी पैसा पहुंच जाता है। आर द ओनली टू कंपोनेंट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियाज डीपीआई। अभी मैंने आपको दिखाया है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें ई केवाईसी भी है, ठीक है, उसमें आईएमपीएस भी है, तो सिर्फ ये दो चीज तो नहीं है उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये ओनली टू कंपोनेंट नहीं है, उसके मल्टीपल कंपोनेंट हैं। तो तीसरे वाली स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा ओनली टू आर करेक्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा था इंडिया स्टैक क्या है, डीपीआई इकोसिस्टम क्या होता है, डीपीआई क्या है, तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, अदरवाइज सोल्व नहीं होता। तो ये थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, अच्छे खासे लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन था जिसको आप स्किप भी कर सकते थे, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये चीजें आगे होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, कोबाल्ट, जर्मेनियम और एंटीमनी, इन तीन क्रिटिकल मिनरल्स के प्राइमरी यूज बताने हैं, क्या है? कोबाल्ट किस काम आता है, जर्मेनियम क्या काम आता है, एंटीमनी क्या काम आता है, इनके प्राइमरी यूज बताने हैं। अगेन से साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है, या बोलो टिपिकल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कोबाल्ट मेटल है, बाकी दोनों सेमी मेटल है। कोबाल्ट क्या काम आता है? कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है, बिल्कुल, लिथियम आयन बैटरीज में कैथोड, एनोड और कैथोड जो आपने पढ़ा होगा, साइंस का कंसेप्ट है, ठीक है। तो क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए दोनों चाहिए, कैथोड और एनोड, तो कैथोड जो बनता है वो कोबाल्ट से बनता है, लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है, और लिथियम आयन बैटरीज ईवीज में यूज होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब आप लिथियम आयन के बारे में पढ़ रहे हो तो लिथियम के बारे में आप ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रख लेना, लिथियम वर्ल्ड की लाइटेस्ट मेटल है, और वर्ल्ड में एक लिथियम ट्रायंगल नाम की एक जगह है। लिथियम ट्रायंगल 3 कंट्रीज के ग्रुप को बोलते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। ये 3 साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में वर्ल्ड के लगभग 60% या उससे ज्यादा लिथियम आयन रिजर्व्स मिलते हैं, और आज के टाइम पे लिथियम
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम सोलर की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आपके घर में नॉर्मल बैटरी होती है, एक लिथियम बैटरी होती है। लिथियम बैटरी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो लिथियम एक क्रिटिकल मेटल है, ठीक है, बहुत कम जगह पे ये अवेलेबल है। अगर इसमें भी हमें बताना पड़ जाए तो चिले के अंदर सबसे ज्यादा लिथियम मिलता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो लिथियम ट्रायंगल का कंसेप्ट भी आप ध्यान रख लेना। जेन है जर्मेनियम, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज होता है। मैं क्वेश्चंस को कुछ इस तरह कराऊंगा कि अगर आपने कभी वो कंसेप्ट नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, तो आप उनको नोट डाउन करते चलना साथ साथ। फाइबर ऑप्टिक्स, तो पहले ऑप्टिक्स समझते हैं। ये ऑप्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जिसने साइंस पढ़ा है उसने तो पढ़ाई है। ऑप्टिक्स साइंस की एक ब्रांच है जो ये स्टडी करती है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को ग्लास या प्लास्टिक की हेल्प से ट्रेवल करा सकते हैं। जो आपने फाइबर केबल देखी होंगी ना, तो उन फाइबर केबल्स में ग्लास होता है, ठीक है। उस ग्लास के थ्रू ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का। तो ऑप्टिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो ये स्टडी करती है कि लाइट कैसे है, लाइट के बारे में स्टडी करती है, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है। लाइट और उसके बिहेवियर के बारे में ऑप्टिक्स स्टडी करती है, और उस ऑप्टिक्स को यूज करके हम लोग फाइबर केबल्स बनाते हैं जिनमें इंटरनेट चलता है और ये बाकी चीजें इंफॉर्मेशन फ्लो होती हैं। तो वहां पे जो ग्लास होता है अंदर या प्लास्टिक होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है। तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जिसमें ऑप्टिक्स यूज होगा, जिसमें लाइट यूज होगी, जिसमें ग्लास या प्लास्टिक को यूज करके हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे। अब वहां पे जर्मेनियम का क्या यूज है? जर्मेनियम उन इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाने में या फास्ट ट्रेवल करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। जर्मेनियम हेल्प करता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो जल्दी जल्दी से मूव करें, ये जर्मेनियम का मेन काम है। तो इसको हम दूसरे टर्म में जर्मेनियम को डोपेंट भी बोल सकते हैं। टेक्निकल जिन लोगों ने पढ़ा है तो ये डोपेंट है। डोपेंट क्या होते हैं? कई बार क्या होता है कि प्योर मेटल जो होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज मिला दी जाए तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन होना है उस मेटल में वो कम होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत इंप्योरिटीज मिला दी जाए तो वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं मेन मेटल में उसको डोपेंट बोलते हैं। तो जर्मेनियम डोपेंट का काम करता है ग्लास के अंदर, जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आगे। थर्ड है एंटीमनी। एंटीमनी क्या काम करता है? फ्लेम रिटार्डेंट का काम करता है। ये फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब कि कोई बहुत ज्यादा फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल आइटम है जो जल्दी आग पकड़ सकता है, तो उसमें अगर हम एंटीमनी मिला दें तो उसकी फ्लेम कैच करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्लेम को कम करने की कोशिश करता है। नहीं पता था तो अब आपको पता लग गया कि एटलीस्ट ये तीन, क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई किसी इनमें से कोई एक पूछ ले और उसकी हेल्प से कोई क्वेश्चन सोल्व हो जाए। प्राइमरी मोटिव मॉक टेस्ट करने का क्या होता है? ये चेक नहीं करना सिर्फ कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको कितना आता है। उस मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आया है वो एक एक क्वेश्चन आपको कितना पता था, उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता था तो उसको पढ़ो, ठीक है। जैसे इसके बेस पे आपको कोबाल्ट के बारे में और पढ़ो, क्या पढ़ सकते हो, जर्मेनियम के बारे में, एंटीमनी के बारे में, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ो, ये टेक्नोलॉजी है जो पता होनी चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। इसीलिए तो पीसीएस या यूपीएससी का सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ती हैं और मल्टीपल डाइवर्स फील्ड को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पेयर सही हैं। कोबाल्ट कैथोड का काम करता है लिथियम आयन में, जर्मेनियम वो इंप्योरिटी है जो मिलाई जाती है जिसकी वजह से ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन इनहांस होता है, और एंटीमनी जो होता है वो फ्लेम रिटार्डेंट का काम करता है। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री द टर्म घटिका रेफर्ड टू। एंशिएंट हिस्ट्री में ये घटिका क्या चीज होती थी ये हम लोगों को बताना है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का कंसेप्ट है। अगर आपने पढ़ रखा है एंशिएंट हिस्ट्री को डिटेल में तो आप बता पाओगे, नहीं पढ़ रखा है तो आप नहीं बता पाओगे। ऑप्शन से गैस करने की कोशिश अगर हम करें, ए यूनिट हैड ए यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास जो ऑप्शन गिवन है या जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको वो तो नहीं पता, लेकिन बाकी 4 ऑप्शंस
ये 4 ऑप्शन, हालांकि एचसीएस में एक 5वां ऑप्शन भी आता है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस में से 3 आपको आते हैं, ये 3 आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन वहां पे आपने कभी वो चीज नहीं पढ़ी है, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग कि वो चौथा ही ऑप्शन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आता हो तभी होगा। कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस का आपको पता है कि भी यहाँ तो हम लोगों ने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो एक बच गया, इसमें नहीं पढ़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी के होने की पॉसिबिलिटी होगी। इसको आप वाइल्ड गैस नहीं बोल सकते, ये वाइल्ड गैस नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो आपको पेपर में लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो फिर क्लियर करने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क आपको यूपीएससी और एचसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस में लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन, क्या है घटिकास? ए यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट यूज्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नहीं, ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड, सेंटर ऑफ हायर लर्निंग ऑफन एसोसिएटेड विद द टेंपल्स इन साउथ इंडिया, ये इसका आंसर है और उन्हीं को बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन है गुलिड्स ऑफ मर्चेंट्स। गुलिड का मतलब होता है एक उनका समूह, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट मतलब जो ट्रेडर जो काम करते हैं। इन्वॉल्व इन मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये भी नहीं है। और विलेज असेंबली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल इरिगेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इनको उर बोलते हैं। ये पूछा भी था एचसीएस ने या यूपीएससी ने, इसको पूछा था उर, एचसीएस ने पूछा था शायद, ठीक है। तो वो उर होती है विलेज असेंबली, जिनको बोला जाता है, उर बोला जाता है या सभा बोला जाता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा भी होगा अगर आपको साउथ इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, और वो पढ़नी भी चाहिए क्योंकि वो एचसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 6th शेड्यूल के रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन सही है? अब अगर आप यूपीएससी या एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने शेड्यूल नहीं पढ़े हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको बहुत बेसिक चीजें नहीं पता है, तो आपको रिवाइज करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द मस्ट। अगर मैं पूछूं कि इन 4 में से हम चौथे नंबर पे आ गए, तो ये वो पहला क्वेश्चन था जो आपसे होना ही चाहिए था। अगर ये भी नहीं हो रहा है देन यू नीड टू थिंक कि भाई मेरी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बाकी 3 नहीं होते समझ में आता, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपकी प्रिपरेशन बाकी के कंपैरिजन में बहुत लो लेवल पे है। यू हैव टू रीच योर स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन। 6th शेड्यूल में क्या है? तो ये शेड्यूल क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे 12 शेड्यूल है, 12। क्या किया गया है? अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको क्लब करके अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं। मतलब एक तरह की चीज जो अलग अलग आर्टिकल्स में लिखी हुई थी उसको एक शेड्यूल में डाल दिया गया है। जैसे शेड्यूल 1 में बताया गया है कि इंडिया है और उसके अंदर कितने स्टेट हैं। शेड्यूल 2 में ये कुछ पोस्ट हैं इंडिया में जिनकी सैलरीज के बारे में बताया गया है कि उनकी सैलरीज कैसे कैसे होंगी, कितनी होंगी, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। देन थर्ड शेड्यूल है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में कुछ ओथ हैं अलग अलग पोस्ट की इंडिया में, उन ओथ्स के बारे में बताया गया है। फोर्थ शेड्यूल में सीट कितनी है राज्यसभा में, उसके बारे में बताया गया है, या राज्यसभा की सीट्स के बारे में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में इंडिया में शेड्यूल्ड एरिया जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। 6th शेड्यूल में शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया ऑफ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स के शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है 6th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है? 7th शेड्यूल में इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 246 के बारे में, जहां पे 3 लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मतलब वहां पे उन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिन पे लॉ बनाने की पावर को स्पेसिफाई किया गया है कि वो लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास है कि स्टेट के पास है कि कंकरेंट में, दोनों के पास है। देन 8th शेड्यूल में क्या है? 8th शेड्यूल में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में। 9th शेड्यूल में किस बारे में बात की गई है? तो 9th शेड्यूल में को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले तो ये समझो, पहले शेड्यूल 8 ही थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 1 से 8 तक ही शेड्यूल थे। 9th, 10th, 11th और 12th ये शेड्यूल ऐड किए गए हैं। 9th शेड्यूल पहला शेड्यूल था जो ऐड हुआ, और इसको ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के साथ। क्या हो रहा था उस टाइम पे?
गवर्नमेंट को लैंड की रिक्वायरमेंट थी प्रोजेक्ट्स करने के लिए, और लैंड राइट टू प्रॉपर्टी में एक फंडामेंटल राइट था, तो गवर्नमेंट लोगों से लैंड ही नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जिसकी भी लैंड एक्वायर करती, जैसे आज के टाइम पे एक्वायर करती है तो आपको देनी पड़ेगी, पहले ऐसा नहीं था। वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे कि लैंड तो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल का मतलब बेसिक, तो आप हमारी लैंड कैसे ले सकते हैं। तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला, एक नाइन्थ शेड्यूल बनाया, और ये कंडीशन लगा दी कि इस शेड्यूल में जो भी लॉ बनाएंगे हम पार्लियामेंट में, अगर हमने 9th शेड्यूल में उसको डाल दिया तो उस 9th शेड्यूल में रखे गए लॉ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता का मतलब कि उन लॉज के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा ही नहीं पाओगे तो लॉ, उस लॉ पे एक तरह से समझो ब्लैंकेट बैन लग गया है, जुडिशरी उस पर कुछ नहीं कर सकती। इंडिया में जुडिशरी का काम यही है, ये चेक करना कि भाई जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है, हायर जुडिशरी का बेसिकली, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है भी या वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना दे जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैंकेट बैन लग गया, तो ऐसे लॉज को 9th शेड्यूल में रखे जाने लगा। ठीक है, बाकी 9th शेड्यूल आएगा तो हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये 9th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन डाला गया। 10th शेड्यूल आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ 1985, इसमें एंटी डिफेक्शन है। एंटी डिफेक्शन भी अपने आप में एक टॉपिक है पूरा, एंटी डिफेक्शन क्या होता है फिर पढ़ेंगे। 11th शेड्यूल में डाली गई है लोकल रूरल बॉडीज, और 12th में डाली गई है लोकल अर्बन बॉडीज। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना वीडियो अगर देख रहे हैं आप तो, कि भाई लोकल अर्बन बॉडी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनी थी, और रूरल लोकल बॉडी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से मिलकर बनी थी, इंक्लूडिंग ये भी बताना कि कौन सा ईयर था वो और कौन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 6th शेड्यूल की। तो 6th शेड्यूल में क्या लिखा है, पढ़ो तो स्टेटमेंट। पहला है, इट अप्लाइज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन ऑल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नहीं, अभी तो मैंने बताया सिर्फ 4 स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, आप ऐसे याद सकते हो, एटीएम में मनी नहीं है। मनी नहीं है मतलब आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर नहीं है। कई बार मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूजन आ जाता है कि 4 में से कौन सा है। तो एटीएम में मनी नहीं है मतलब मिजोरम नहीं है, मणिपुर नहीं है, सॉरी, मिजोरम है। देन सेकंड, द गवर्नर हैज द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। कि गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, ये सही बात है। जो शेड्यूल है, शेड्यूल 6th, इस शेड्यूल 6th में जो पावर्स हैं वो गवर्नर को दी गई है, मैक्सिमम पावर। लेकिन गवर्नर इन पावर को प्रेसिडेंट की मर्जी से ही यूज करता है, ऐसा नहीं है कि उसको ऑटोनोमस पावर दे दी गई और वो कुछ भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट की हेल्प से गवर्नर इन एरियाज को रेगुलेट करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है। जैसे आर्टिकल 224 सब क्लोज 2 में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात की गई है, और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। ये न्यूज में भी है, ठीक है, इसको हमने करंट अफेयर में भी कवर किया है। ठीक है, इन वीडियो एनालिसिस के देखने का एग्जैक्ट बेनिफिट आपको तब होगा जब आप साथ में करंट अफेयर भी देख रहे हैं। जो मोस्ट ऑफ करंट अफेयर मैंने ही लिए हैं, तो उसमें इन कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ाया गया है कि ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, क्या करती हैं। तो करंट अफेयर में हमने इनको बहुत डिटेल में कवर किया है। तो गवर्नर्स को पावर दी गई है, तो ये बात सही है। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट अप्लाई टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अनलेस प्रेसिडेंट स्पेसिफाई, नहीं, अनलेस गवर्नर स्पेसिफाइज। तो ये पावर गवर्नर को दी गई है कि इवन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ भी इन एरियाज पे नहीं लग पाएंगे जब तक प्रेसिडेंट स्पेसिफाई ना करे। प्रेसिडेंट तो लॉ ही बनाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो लॉ बनाने का एक पार्ट है ना। पार्लियामेंट मिलके ही प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलके तो पार्लियामेंट बनता है जहां लॉ बनता है। ठीक है, तो यहां गवर्नर होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है।
ये गलत है, ये गलत है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कैन नॉट लेवी, लेवी मतलब इम्पोज करना, किसी चीज को लागू करना, टैक्स और फीस वो लागू नहीं कर सकती, वो कर सकती है, ठीक है, यहां पे होना चाहिए था कैन। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ भी बना सकती है, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन का काम भी करती है, मतलब नए लॉ बना सकती है, मिनी पार्लियामेंट होती है एक तरह की, ट्राइबल एरिया की मिनी पार्लियामेंट आप इसको बोल सकते हो, एडीसी को, ठीक है, ये एग्जीक्यूट भी करेगी और इसके पास जुडिशियल पावर भी होती है, तीनों तरह की पावर होती है इसके पास, बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। और अगर आप कमेंट करके बता सको तो अभी कौन सा स्टेट है रिसेंटली नॉर्थ इंडिया में जो एडीसी बनाने की मांग कर रहा है अपने यहाँ पे, अभी वहां पे प्रोटेस्ट भी हुए थे, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, और उसको लेके एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जिनपे एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, तो उनको जेल में डाला गया है, उनपे एनएसए लगा के, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के उनको जेल में भी डाला गया है, ठीक है। तो कोई एक स्टेट है जो डिमांड कर रहा है कि हमारे यहाँ पे एडीसी बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एक और कंसेप्ट है, करंट अफेयर में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए था कि ये करंट अफेयर में पढ़ाया गया है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसका कंसेप्ट है? ईयू का कंसेप्ट है, यूरोपियन यूनियन का। कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। यूरोपियन यूनियन, कोई कंसेप्ट समझने से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो ह्यूमन राइट्स को लेके कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं, और ह्यूमन राइट्स को लेके सेंसिटिव हैं तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे रहता है कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। तो क्लाइमेट चेंज को लेके वो बहुत सेंसिटिव है, क्लाइमेट चेंज होने नहीं देना चाहते, बहुत ड्रास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सपोज आप स्टील बना रहे हो और ये स्टील आप बना रहे हो जर्मनी में, ठीक है, मैं यहां तक आ गया हूं तो मैंने ये एज्यूम कर लिया, आपको ईयू पता होगा, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एक सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन है 27 यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है, इसको भी हमने करंट अफेयर में पढ़ा है डिटेल में। तो स्टील बना लिया आपने, जर्मनी में स्टील बना रहे हो, ठीक है, तो आपको अलग से कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि स्टील बनने में ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, तो आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपनी क्या बोली, भाई अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, मैन्युफैक्चरिंग को लेके जाओ किसी नॉन ईयू कंट्री में, वहां पे स्टील बनाओ और लाके जर्मनी में बेच दो, हमें तो स्टील बेचने से मतलब है ना, तो क्यों कार्बन टैक्स देना। ऐसे में जर्मनी को के साथ एक प्रॉब्लम हो गई जो हर ईयू कंट्री के साथ हुई, भाई एक तो कंपनी बंद हो गई, दूसरा जो वो कार्बन टैक्स का पैसा देते थे वो बंद हो गया, और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि अब जो भी लोग वहां काम कर रहे थे उस कंपनी में, कंपनी बंद हो गई तो वो लोग क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। इस चीज को बोला गया कार्बन लीकेज, कि भाई जब एक कंपनी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जो काम कर रही थी वो कार्बन टैक्स की वजह से उसने अपना काम बंद कर दिया, और वही काम उसने दूसरी कंट्री में स्टार्ट कर लिया और वहां से वो चीज मैन्युफैक्चर करके सेम कंट्री में लाके सेल कर रही है, तो इसको बोला गया कार्बन लीकेज। तो ये कार्बन लीकेज का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इट इज ए लैंडमार्क टूल प्रपोज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, किसका टूल है, ईयू का टूल है। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज हो सकती है क्वेश्चंस में, तो यहां हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। मुझे पता है पहला गलत है, पहला गलत है तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तो दूसरा तो सही है और तीसरा मुझे सिर्फ चेक करना है, ठीक है। तो ईयू का कंसेप्ट है, तो अभी मैं अगर मैं पेपर दे रहा होता ना तो मैं दूसरा पढ़ता भी नहीं, क्योंकि ये टाइम सेव करना है ना भाई, मुझे वहां पे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी ना पेपर वाले को, या वहां मुझे अपनी नॉलेज टेस्ट नहीं करनी, मुझे क्वेश्चन करके सोल्व करके दिखाना है, तो मैं दूसरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है दूसरा तो सही है बिल्कुल, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर, ठीक है। तो मुझे सिर्फ तीसरा चेक करना होता है, हालांकि अभी हम दूसरा चेक करेंगे। दूसरा क्या है, इट इम्पोज ए कार्बन प्राइस ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द इंप्लीमेंटिंग रीजन। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो तुम स्टील बनाने की कंपनी को
किसी नॉन ईयू कंट्री में ले गए, वहां से स्टील बना के जो वापस ला रहे हो ना, इस पे भी हम टैक्स लेंगे, इस पे भी हम टैक्स लेंगे। और इसी को बोला गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस टैक्स के लिए ये मैकेनिज्म बनाया गया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। बॉर्डर एडजस्टमेंट, आपने कंपनी को चेंज कर लिया ना, बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये ईयू ने बनाया था। तो दूसरा सही है। तीसरा, इंडिया हैज सपोर्टेड द मैकेनिज्म। इंडिया क्यों करेगा भाई? इंडिया अगर सपोर्ट करेगा तो इंडिया से बन के जाने वाले स्टील पे तो वहां एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, तो इंडिया तो नहीं सपोर्ट करेगा इसको, ठीक है। और ना इंडिया ने सपोर्ट किया, तो कोई नॉन ईयू कंट्री इसको सपोर्ट ही क्यों करेगी? क्योंकि वहां से जाने वाला एक्सपोर्ट और ईयू में आने वाले इंपोर्ट पे तो वो टैक्स बढ़ जाएगा ना, तो इंडिया क्यों सपोर्ट करेगी इसको? तो ये गलत है। तो आंसर हो गया ओनली 2। ये एलिमिनेशन टेक्निक होती है जो पहले यूपीएससी में काम कर जाती थी, एचसीएस में भी काम कर जाती थी, अब नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आने कम हो गए हैं, बंद तो नहीं हुए, कम हो गए हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है? विद रेफरेंस टू फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एंड जनरेटिव एआई कंसीडर द फॉलोइंग। साइंस एंड टेक यू कांट मिस। यूपीएससी में भी नहीं कर सकते और एचसीएस में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और आज के टाइम पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एआई ने धमाल मचा रखा है, हर चीज में एआई, इवन हम लोगों की प्रिपरेशन में भी एआई आ गया है, तो आप इसको मिस ही नहीं कर सकते। तो विद रेफरेंस टू फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एंड जनरेटिव एआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है क्या। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी थी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिसको बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास है, उसको बोला जाता है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। तो आप इसको दूसरे वे में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। जनरेटिव एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग्स में है उसकी कॉपी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि मशीन और ह्यूमन बीइंग दोनों एक जैसा सोचें और प्रोसेस करें तो उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कम इंफॉर्मेशन देके ज्यादा आउटपुट लेना इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप कम बताओ, गूगल का जो सर्च इंजन है जेमिनाई, आप उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालो, वो मैक्सिमम आउटपुट दे देता है, अपने आप समझ जाता है आप पूछना क्या चाह रहे हो। दिस इज एआई, ठीक है। और इसको दूसरे वे में जनरेटिव एआई भी बोल सकते हो। और जनरेटिव एआई में कुछ ज्यादा चीजें भी आती हैं, जैसे आप इमेज क्रिएट करवा सकते हो, वीडियो बनवा सकते हो, तो ये जनरेटिव एआई का फील्ड है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई क्या है? एक फ्रंटियर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें जनरेटिव एआई भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इन दो के बारे में क्या सही है? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, फिर से एक टेक्निकल टर्म है। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स फंक्शन प्राइमरली बाय प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल टोकन इन द सीक्वेंस। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल नाम की एक टेक्नोलॉजी है ना, ये होती क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल ये है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन में से फिर आप उससे कोई भी काम की चीज पूछो तो वो आपको आसानी से बता पाए। इट्स लाइक कि आपने एक पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया, उसको आपने सारी चीजें बता दी थी कि कौन कौन से टाइप की वेजिटेबल होती हैं, कैसे कैसे उनकी जो सब्जी उनसे बनती है, कौन कौन सी सब्जी बन सकती है, सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। फिर आपसे पूछ रहे हो कि पनीर की सब्जी बनाने की रेसिपी बता दो और अलग अलग कितने टाइप का पनीर बन सकता है, तो वो फटाक से बता देगा। तो ये काम बैक एंड में लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल कर रहा है। लार्ज मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको ने उसको दे दी है और फिर आप उससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो तो वो उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अपने आप निकाल के दे देगा। फंक्शन प्राइमरली बाय प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट प्रोबेबल टोकन, कि आप और क्या करना चाह रहे हो, ये चीज वो आपसे पहले समझने लग जाएगा। सपोज आपने उसको बताया कि भाई पनीर की मुझे रेसिपी दे दो, तो वो पनीर की रेसिपी तो देगा ही, साथ में वो आपको नान बनाने की रेसिपी भी दे दे कि भाई पनीर खाएगा तो नान के साथ तो खाएगा ना, या फिर आपको राइस बनाने की रेसिपी भी दे दे, तो वो आपकी अगली मुंह को समझ जाए कि अब ये आगे और मुझे क्या पूछेगा, ठीक है। तो वो चीज होती है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल टोकन्स इन द सीक्वेंस। सही बात है ये, बिल्कुल ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में और जनरेटिव एआई में ये चीज होती है कि वो आगे का समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तभी तो उनको एआई बोला गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ठीक है। बाय द वे आप मुझे ये बताना कि फादर कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है ऐसा है कि मैं क्वेश्चन आपको ये करवा रहा हूं और जो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या पता एग्जामिनर उनमें से कुछ पूछ ले, तो उन क्वेश्चंस को भी सीरियसली लेके चलना जो मैं बीच बीच में आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट सही है इसके बारे में। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है नॉर्मली हमें धोखा लगना, वी आर हेलुसिनेटिंग समथिंग, कुछ और समझ के कुछ और ही समझ गए, भाई था कुछ और हम कुछ और समझ गए, धोखा लग गया है। ठीक है, ये जर्नल होता है हेलुसिनेशन। अब ये कह रहा है हेलुसिनेशन इन एआई रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द मॉडल टू जनरेट क्रिएटिव एंड हाईली एक्यूरेट आर्टिस्टिक कंटेंट। नहीं, हेलुसिनेशन तो मतलब ही यही है कि आप गलत करोगे, एक्यूरेट नहीं होता ना हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन तो एक तरह का धोखा है कि आप किसी और की चीज में किसी कुछ और था और कुछ और समझ रहे थे। तो हेलुसिनेशन आपको एक्यूरेट कंटेंट नहीं देगा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इज द अंडरलाइंग फ्रेमवर्क फॉर द मोस्ट ऑफ द जनरेटिव एआई मॉडल। मोस्ट ऑफ द जनरेटिव एआई मॉडल छोड़ो, आज के टाइम पे ट्रांसफॉर्मर ही सब कुछ है। ठीक है, एआई चल रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मर से ही चल रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज ईच एंड एवरीथिंग, और ये ट्रांसफॉर्मर के साइज छोटे होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बढ़ते जा रहे हैं। किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या किसी एक मॉड्यूल में, उसी को तो क्वांटम टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं हम। क्वांटम मतलब जो डीप जा रही है, जहां पे चीजों का साइज छोटा होता जा रहा है और उनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। कर कौन रहा है ये सब कुछ? बैक एंड में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है एआई के लिए या सभी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए, वो ट्रांसफॉर्मर ही कर रहा है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी आप छोड़ सकते थे, ये पिछले वाला एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए था क्योंकि ये करंट में न्यूज में था। अभी तो इस साल तो नहीं है ना, पिछले साल था, उससे पिछले साल न्यूज में था ये। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पिछले 1-2 साल तक के तो करंट अफेयर पूछे जाएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैपिटल कंजर्वेशन बफर्स। अच्छा, आपको देख के ये लग सकता है कि पेपर बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, सच्चाई है कि पेपर मुश्किल नहीं है। पेपर मुश्किल ही आता है एचसीएस में और यूपीएससी में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलना इजी होता जा रहा है, ये लोग भी अपने पेपर को डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, ये आपके पेशेंस टेस्ट करता है पेपर। ठीक है, ये पे आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी टेस्ट करेगा। तुक्के से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है? ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड एक टर्म है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते, कैपिटल मतलब पैसा, मनी। ठीक है, पैसे को कैपिटल बोला जाता है। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करके रखना है एक बफर में, एक स्टॉक में, मतलब पैसे के स्टॉकेज के बारे में, उसको रखने के बारे में बात कर रहा है। क्या है ये? बैंकिंग रिफॉर्म में ऑफन मेंशन क्या चीज है ये? ए रिजर्व क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू बेल आउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकंड, मैंडेटरी रेशियो ऑफ गोल्ड टू कैश दैट ए बैंक मस्ट मेंटेन अंडर बेसल 3 नॉर्म्स। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में बात हुई है, तो आपको बेसल 1 नॉर्म्स भी पता होने चाहिए, बेसल 2 नॉर्म्स भी पता होने चाहिए और बेसल 3 नॉर्म्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, मेरे पास एनालिसिस में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं हर ईच एंड एवरी कंसेप्ट को उतना डिटेल में बता पाऊं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि कुछ बेसिक कंसेप्ट और प्लस में और आपको क्या पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आया है तो। ठीक है, तो ये बेसल नॉर्म्स हैं क्या? बेसिकली इंटरनेशनल बैंकिंग के नॉर्म्स हैं ये। बेसल नॉर्म्स आर द इंटरनेशनल बैंकिंग नॉर्म्स। अगर आप इनको पढ़ोगे डीप डाउन तो आपको पता लगेगा कि एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट नाम का कोई बैंक है, BIS, जिसका हेडक्वार्टर है बेसल नाम की एक जगह पे जो स्विट्जरलैंड में है। तो
तो वहां पे ये बैंकिंग सिस्टम के नॉर्म्स बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो इनको बेसल नॉर्म्स बोला जाता है। तो अलग अलग टाइम से अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। नहीं पढ़े तो पढ़ लेना आप उनको, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ठीक है। थर्ड, एडिशनल लेयर ऑफ कॉमन इक्विटी दैट बैंक मस्ट होल्ड टू एब्जॉर्ब लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस। कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाए किसी कंट्री में या इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, ठीक है। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, ये भी अपने आप में इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। तो उस केस में बैंकिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी जाता है कि बैंक के थ्रू ही, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन को मैनेज करके चलता है। तो इंडिया में आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इकोनॉमिक सिचुएशन को या इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करके चलता है। तो अगर कोई इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाए, उस केस में बैंक्स को ये एडवाइस दिया गया है कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखो, जितना पैसा आपके पास है सारा लोन में मत दो, कुछ पैसा अपने पास रख लो कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो वो पैसा काम आ सकता है। इसी को तो बफर बोला जाता है ना, स्टॉकिंग करना। यही चीज तो है कि आपने स्टॉक करके रख लिया किसी चीज को, ठीक है। वही पूछा गया है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है। तो आंसर इज सी, ये सही है। द मिनिमम परसेंट ऑफ लोन ए बैंक मस्ट प्रोवाइड टू प्रायोरिटी सेक्टर, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। नहीं पता है तो जाके पढ़ो। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंडिया में 40% है कि 40% बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, तो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, वहां पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जो लोन है बैंक को वहां देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ लेना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है 8। तो एनालिसिस में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊं और काम हो गया। सिर्फ आंसर बताने से चीजें होती तो आंसर तो मैं आपको दे ही देता, आप अपने आप ही देख लेते, ठीक है। तो मुझे साथ में आपको ये कुछ कंसेप्ट बताने हैं जिनमें हम बहुत डीप नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज तो डीप भी चले जाते, ठीक है। बहुत डीप कंसेप्ट समझने हैं तो आप इकोनॉमिक जो हमारी जो सब्जेक्ट क्लास है या फिर जो करंट अफेयर क्लास है वो देख सकते हो, ठीक है। जो अपनी अपनी क्लास वो देख लो आप लोग। साथ में कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैं आपको बता पाऊं कि आप ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आया तो इस पे भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बताया, बेसल नॉर्म्स बताए, तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे जापान। जापान क्यों चलेंगे भी समझ में आएगा, ठीक है। टेक्निक के बारे में बात हुआ है। रिगार्डिंग मियावाकी मेथड कंसीडर द फॉलोइंग। क्या चीज है जो मियावाकी मेथड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। मियावाकी मेथड जापान के से ही अराइज हुआ है। एक साइंटिस्ट है अकारिया मियावाकी, तो उन्होंने इसको बनाया है। ये क्या सिस्टम है कि जो एक नेचुरल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट होता था ना, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, एक तरह के पेड़ नहीं होते, मल्टीपल तरह के पेड़ होते हैं, मल्टीपल तरह के ट्री होते हैं फॉरेस्ट में। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ही फॉरेस्ट बनाओ, लेकिन फॉरेस्ट जितना बड़ा मत बनाओ। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में छोटे छोटे कई सारे फॉरेस्ट बना दो, छोटे छोटे फॉरेस्ट बना दो, ठीक है। ये बोला गया है मियावाकी मेथड। बड़े फॉरेस्ट मत बनाओ, लेकिन एक एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे फॉरेस्ट बना दो, जो बनाना आसान भी है। उससे होगा क्या कि फॉरेस्ट अगर हैं तो वो बहुत सारी चीजें हम लोगों को देते हैं, बहुत सारी चीजें हम फॉरेस्ट से ले भी सकते हैं, और वो क्लाइमेट को बैलेंस करने में हेल्प भी करते हैं। तो एक तरह से क्लाइमेट को मेंटेन रखने के लिए या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक मेथड है ये मियावाकी मेथड, ठीक है। It is a technique to create dense multi-layered native forest in small patches of a land। वही तो मैंने बताया आपको, ठीक है। पहला सही है। तो यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। It requires significantly more time to grow कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉरेस्टेशन मेथड, एफॉरेस्टेशन मेथड। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, मतलब फॉरेस्ट को क्रिएट करना, कि ये ज्यादा टाइम लेगा। वैसे सोचने से लॉजिकली आपको समझ में भी आना चाहिए कि छोटे एरिया में ले रहे हैं तो कम टाइम लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इट विल टेक लेस टाइम,
तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, द रिजल्टिंग फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग मेंटेनेंस फ्री आफ्टर फर्स्ट फ्यू ईयर। तो इन जो पैचेस में आप फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हो, कुछ सालों तक आप इनकी देखभाल करो, उसके बाद फॉरेस्ट की भी देखभाल कौन करता है? तो सेम चीज है यहाँ पे, कुछ साल तक आपको मेंटेनेंस देना है, उसके बाद ये चीज मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर इज 1 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज से रिलेटेड। ये भी एक कंसेप्ट है जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा इस कंसेप्ट को। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज क्या चीज है, पहले इशू को देख लेते हैं। ये एक ट्रीटी है, एक तरह का एग्रीमेंट है जो 1982 में साइन हुआ था। इट इज रिलेटेड टू द सीज, कि भाई अगर कोई भी कंट्री है, इंडिया को ले लेते हैं और इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट हम देखते हैं, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया में इंडिया का जो बेस लाइन है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को बोला जाता है इंडिया का टेरिटोरियल सी, इसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। इसके बाद अगले 12 नॉटिकल माइल तक होता है कॉन्टिग्युअस सी। ये सब ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़े हुए होने चाहिए। देन उसके बाद या यहां से स्टार्ट कर लो, 200 नॉटिकल माइल तक होता है, यहां तक ले लो समझाने के लिए, क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो छोटा कर रहा हूं। 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, यहां से 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है इस एरिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ इंडिया कर सकता है, बाकी किसी को परमिशन नहीं है। लेकिन वैसे आ सकते हैं, बाकी जो शिप है वैसे आ सकते हैं, बाकी कंट्रीज अपने शिप भेज सकता है इस एरिया में, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ना तो सिर्फ इंडिया करेगा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो इसके बाद जो है वो हाई सी है। इसके बाद वाला जो सी है उसको बोला जाता है हाई सी, और इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, इस इंटरनेशनल वाटर को लेके भी एक ट्रीटी साइन की गई है रिसेंटली, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। या पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। बीबीएनजे ट्रीटी क्या है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल वाटर है या हाई सीज में जो वाटर है, इनको रेगुलेट करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई है जिसको बोला गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी गई है। इट डिफाइंस EEZ as the extending up to 200 nautical mile from the baseline। बिल्कुल सही है। Within EEZ कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट का मतलब है ये इंडिया की बात कर रहा है। स्टेट का मतलब यहाँ पे वो हरियाणा पंजाब वाली स्टेट नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कि उस कंट्री की बात कर रहा है। पॉलिटिकल स्टेट हैज द राइट टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ ऑल फॉरेन वॉरशिप्स। ऑल फॉरेन वॉरशिप्स और रेगुलेट करेगा? नहीं, रेगुलेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है उस एरिया में। बाकी किसी के शिप आ रहे हैं तो उनको रेगुलेट नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। द एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन इज कंसिडर्ड एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। हाँ, तो ये जो एरिया है हाई सी या इंटरनेशनल वाटर, इसको कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड बोला गया है, और इसी के लिए ये बीबीएनजे ट्रीटी बनाई गई है जो आपको करंट अफेयर में पढ़ाई भी गई है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया? ओनली 2, 2 स्टेटमेंट सही है। तो यहां हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए था, यूएन क्लोज कब बना, एक ट्रीटी है, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्युअस सी, EEZ, हाई सीज, बीबीएनजे पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 10th क्वेश्चन है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर। अब ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या चीज है? ये ग्लोबल नाम से पता लग रहा है, ग्लोबली बायोफ्यूल को लेके एक अलायंस मतलब ग्रुपिंग हुई है। तो ये ग्रुपिंग हुई कहां पे है, कब हुई है? तो ये ग्रुपिंग हुई थी G20 समिट में जो इंडिया में हुई थी। अब इंडिया में G20 समिट एक बार ही हुई है, एक तो ये याद रखना आप,
ठीक है। और इंडिया में जो G20 समिट हुई है, और G20 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि G20 क्या है, सारी चीजें आपको करंट अफेयर में पढ़ाया गया है, ठीक है, तो वहां से रिवाइज कर लेना। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको G20 समिट में बनाया गया 2023 में, जो इंडिया में हुई 2023 में, उस समिट के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। और उस समिट के अंदर एक और बड़ा चीज की गई थी, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज को G20 का पार्ट बनाया गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ कि कौन सा ग्रुपिंग था जिसको G20 का पार्ट बनाया गया था। इंडिया समिट जो 2023 में इंडिया में हुई थी G20 की, ठीक है। इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील ड्यूरिंग द G20 समिट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने उस टाइम की G20 समिट पढ़ी है तो वहां पढ़ाया गया है कि ये इन्हीं का ग्रुपिंग था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी उस टाइम पे। अब अगर 2 साल पहले की न्यूज है, बल्कि इवन 3 साल पहले की न्यूज है, तो इतना पूछ लेता है यूपीएससी, एचएस, ये चीजें आराम से पूछ लेता है। 2-3 साल पहले की जो मेन चीजें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। द अलायंस एम टू ट्रिपल द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल बाय 2030। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ एम नहीं लिखा गया है इसके अंदर, इस ट्रीटी के अंदर। द मेंबरशिप इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू G20 मेंबर्स। तो नॉर्मली हम देखें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना रहे हैं तो मेंबर को रिस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे? तो इसके मेंबर G20 से अलग भी नेशंस हैं, ठीक है। तो आंसर है ओनली वन, एक ही स्टेटमेंट सही है, सिर्फ फर्स्ट वाली। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है G20 क्या है, कब बना था, इवन उसके कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। तो आपको 20 कंट्रीज के नाम याद रखिए क्या हम लोग? हाँ, 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है तो स्टेट पीसीएस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो बनाया गया था इन कंट्रीज के द्वारा। और एक चीज इसमें और ध्यान रख लेना कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल है, उस ग्लोबल बायोफ्यूल का 85% प्रोडक्शन इन 3 कंट्रीज में ही होता है। इंडिया, यूएसए और ब्राजील में 85% प्रोडक्शन होता है ग्लोबल बायोफ्यूल का, तो ये भी ध्यान रख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप टेक से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये भी साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है with reference to deep tech sector in India, consider the following statements. First है deep tech involve significant scientific or engineering challenges rather than just incremental business model innovation. ठीक बात है, मतलब डीप टेक का मतलब ही यही है कि आप बहुत डेप्थ में जाओगे, सुपरफिशियल कुछ नहीं चाहिए। तो डीप टेक्नोलॉजी वही होगी जहां पे चीजें और इन डेप्थ तक जाएंगी, हम और नए नए मॉडल प्रिपेयर करेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, ये पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट की है जो 2023 में आई थी। प्रपोजेस ए सेंट्रलाइज्ड फंड ऑफ फंड्स टू स्पेसिफिकली de-risk हाई जेस्टेशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अगर आप डीप टेक में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो डीप टेक में हमेशा एक रिस्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिलहाल जस्ट इन्वेस्टमेंट लग रही है, लोगों की पैसा लग रहा है, अभी वो आउटपुट नहीं आई है। तो वहां पे एक जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि वो टाइम पीरियड है जब वो चीज मैच्योर होगी और वो रिटर्न देने लगेगी। ठीक है, तो कहने की उस चीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक फंड तैयार करेगी जिससे उन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। इसका मेन रीजन ये है कि इंडिया में जो रिसर्च है वो बहुत कम होती है। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, एजुकेशन में देख लो, हेल्थ में देख लो, आईटी में देख लो, इनोवेशन में देख लो, हमारे यहाँ रिसर्च तो होती नहीं, रिसर्च का कल्चर ही नहीं है इंडिया में। ठीक है, आप काउंट कर लो कि कितने स्टूडेंट्स पीएचडी में इनरोल होते हैं और जो इनरोल्ड हैं उनमें से कितने ढंग से रिसर्च कर रहे हैं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरली बाकी फील्ड में भी रिसर्च नहीं है। जब तक हम रिसर्च इनोवेशन नहीं करेंगे तब तक हम खुद का टेक्नोलॉजी तो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे ना। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे रिसर्च हो, लोग रिसर्च करें, टेक में रिसर्च करें, तो उसके लिए वो एक सेंट्रल फंड बना रही है। तो ये बात सही है।
Currently, India has the world largest number of deep tech startup in the field of biotechnology. पहली बात तो वैसे ही हमें ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया में और वो भी टेक के फील्ड में, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टार्टअप, हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, स्टार्टअप इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने कि लोग स्टार्टअप करें, ठीक है, लेकिन स्टार्टअप को लेके इंडिया में अभी भी वो इन्वायरमेंट है नहीं क्योंकि रूल रेगुलेशन इतने ईज नहीं है, ठीक है, और हैं भी तो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है वो चीज, तो हम लोग लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट कौन है बायोटेक में, तो गैस करो कि लार्जेस्ट कौन हो सकता है, या तो चाइना होगा या यूएसए होगा, मोस्टली इन्हीं दो कंट्री में से कोई ना कोई मिलता है, ठीक है, तो इस केस में यूएसए। तो आंसर हो गया हमारे पास ओनली 2, 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है मॉडर्न डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। मॉडर्न डिफेंस सिस्टम मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हैं वर्ल्ड में मॉडर्न, उनसे रिलेटेड है। तो हमारे पास 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम या अलग अलग डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं जिसमें एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, ठीक है, और ये गिवन है कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो हमें चेक करना है कि वो डिफेंस सिस्टम और उसका फंक्शन सही से करेक्टली मैच है या नहीं है। अगेन से अगर आप देखोगे तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो पहला है आयरन बीम। आयरन बीम बेसिकली ये आयरन डोम का पार्ट है। आयरन डोम बहुत न्यूज में रहा है पिछले 1-2 साल में, ठीक है। आयरन डोम इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। ठीक है, तो आयरन डोम का ही एक पार्ट है आयरन बीम। इन लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल सही है, तो पहला करेक्टली मैच्ड है। प्रोजेक्ट खुसा, तो प्रोजेक्ट खुसा के सामने लिखा हुआ है इंडियाज इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब जो इंडिया ने खुद बनाया है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी LRSAM है ये इंडिया का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये प्रोजेक्ट हमने इसीलिए चलाया है। तीसरा जोरावर। जोरावर एक टाइप का टैंक है जो इंडिया ने बनाया है, जो कि बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पे जा सकता है क्योंकि ये लाइट वेट है। वही गिवन है, लाइट टैंक डिजाइन फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस इन हिमालय। तो ये तीनों के तीनों पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। इसके साथ आप इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पढ़ो, इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। S-400 के बारे में पढ़ो, क्या है S-400, ठीक है। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में पढ़ो, एड के बारे में पढ़ो, पैड के बारे में पढ़ो। ये चीजें आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए क्योंकि मेरी एक रिस्ट्रिक्शन है कि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा। इतना डेप्थ में तो एक क्लास हो जाएगी अगर मैं ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पढ़ाने लग गया तो। लेकिन ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने कवर किए हैं, इनमें से मोस्टली हमने या तो करंट अफेयर में कवर किए हैं या PYQ में कवर किए हैं। तो आप वहां से इनको पढ़ोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये चीज क्या है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, मिशन सुदर्शन चक्र इंपॉर्टेंट है, S-400 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एड और पैड भी इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में पढ़ो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में न्यूज है कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है। बेसिकली अगर रसिया से इंडिया ट्रेड करना है तो उसके लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया था। अभी फिलहाल अगर हमें इंडिया से जाना है रसिया तो इंडिया से हम जाएंगे इंडियन ओशियन के अंदर, इंडियन ओशियन से, इंडियन ओशियन बेसिकली अरेबियन सी में, अरेबियन सी से हम जाएंगे रेड सी, ठीक है। ये रूट इंपॉर्टेंट है, रूट वैसे भी पता होना चाहिए आपको ज्योग्राफिकली। तो ज्योग्राफी में आप एक मैप ओपन करना या गूगल मैप ही ओपन कर लेना या गूगल अर्थ
आज के टाइम पे फैसिलिटी, गूगल अर्थ ओपन करो, साथ साथ में ये चीज को ट्रैक करते चलो, क्योंकि अगर आपने उस चीज को ध्यान से देख लिया है तो फिर आप उसको आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, जो बच्चे क्लास में है वो घर जाके उनको देख लेना कि ये चीजें कैसे कैसे होती है, मतलब ये रूट क्या क्या है, वो रूट एक बार आप गूगल अर्थ में देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया से हम इंडियन ओशन जाएंगे, यानी अरेबियन सी, रेड सी से स्वेज कैनाल आएगी। ठीक है, स्वेज कैनाल से हम जाएंगे मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्ट्रेट है, पार्ट ये भी ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है, आपको पढ़ना है। मेडिटेरेनियन सी से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके हम अटलांटिक ओशियन में आ जाएंगे। अटलांटिक ओशियन से हम जाएंगे इंग्लिश चैनल में, इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल के बाद हम जाएंगे नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी के बाद हम जाएंगे बाल्टिक सी में, और फिर हम पहुंचेंगे रसिया। तो इस इतने लंबे रूट को कट शॉर्ट किया गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू, और एक नया रूट डेवलप किया गया है 7200 किलोमीटर का, जो कि जाएगा इंडिया से हम जाएंगे अरेबियन सी, अरेबियन सी से हम जाएंगे गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करेंगे और बंदरबास जाएंगे। बंदरबास ये एक पोर्ट है ईरान के अंदर, इस पोर्ट से हम एंट्री लेंगे ईरान में। ठीक है, ईरान से हम जाएंगे अजरबैजान, अजरबैजान से हम जाएंगे कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है ये कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी से हम जाएंगे रसिया। तो ये शॉर्ट रूट है और ये लॉन्ग रूट था। इस लॉन्ग रूट को शॉर्ट करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। इट कनेक्ट इंडियन ओशियन, पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान टुवर्ड रसिया एंड यूरोप। ठीक बात है। ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान के बाद जब मैंने बोला बंदर अब्बास जाएंगे, तो ये बंदर अब्बास पोर्ट पर्शियन गल्फ में ही है। तो आपको लगे कि पर्शियन गल्फ तो बताया ही नहीं आपने, तो ये बंदर अब्बास पोर्ट जो है पर्शियन गल्फ में है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है द कॉरिडोर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम एंड कॉस्ट कंपेयर टू द स्वेज कैनाल रूट। हाँ, तो स्वेज कैनाल रूट तो ये है, इसमें तो बहुत पहले ही बहुत लंबा रूट जा रहा था, तो सही बात है, सेकंड भी सही बात है। द पोर्ट ऑफ चाहबार इन ईरान इज द प्राइमरी एंट्री पॉइंट फॉर इंडिया इनटू दिस कॉरिडोर। नहीं, हमने अभी पढ़ा है कौन सी पोर्ट है, बंदर अब्बास पोर्ट। तो पोर्ट ऑफ चाहबार है तो ईरान में ही, इसको डेवलप भी इंडिया ही कर रहा है, लेकिन ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए एंट्री का रास्ता नहीं है इंडिया का, वो बंदर अब्बास पोर्ट है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो अगर आपने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या ट्रांजिट कॉरिडोर पढ़ रखा होता तो ये आपके लिए केक वॉक था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो थर्ड गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट एंड टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। नेक्स्ट हिस्ट्री से है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द सनाती साइट इन कर्नाटका इज सिग्निफिकेंट फॉर विच डिस्कवरी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर तो आपने पढ़ रखा है एंशिएंट हिस्ट्री को और अलग अलग साइट्स को, ठीक है, तो वहां से आप आसानी से इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, इसका आंसर है ए, द ओनली सर्वाइवल स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोका विद हिज नेम इंस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसमें बताने को ऐसा कुछ खास है नहीं, और साइट्स में एक इतने लेंथी वीडियो पहले ही हो जाएगा ये, तो इसमें मैं साइट और बताऊंगा आपको सारी की सारी साउथ इंडिया की, तो वो सेंस नहीं बनाएगा, उसको हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर वैसे भी न्यूज में है,
अभी जस्ट इंडिया की अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील हुई है। उस ट्रेड डील में अमेरिका ने बोला है कि भाई आप हमसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाई कर लो, ठीक है। ये एक तरह के स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वो बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें अमेरिका से लगभग $100 बिलियन का परचेज करना है एक साल में, और अगले 5 साल में $500 बिलियन का। तो कुछ तो हमें खरीदना पड़ेगा अमेरिका से, ठीक है। तो इसी टर्म कंडीशन के साथ ट्रेड डील हुई है। तो अब हम सोच रहे हैं कि उनमें जो हम अमेरिका से बाई कर सकते हैं, तो क्या बाई करें, तो उनमें से एक ये चीज हो सकती है जो हम बाई कर सकते हैं। तो ये वैसे भी न्यूज में रहने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं 15। पहली स्टेटमेंट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैव ए पावर कैपेसिटी ऑफ अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट। बिल्कुल सही बात है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इट कैन बी फैक्ट्री असेंबल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एज ए सिंगल यूनिट फॉर ए साइट फॉर इंस्टॉलेशन। सही बात है, अभी मैंने बोला कि हम लोग अमेरिका से बाई कर सकते हैं, तो मतलब वहीं पे बना के लेके आएंगे। अनलाइक मतलब डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। कैसे डिफरेंट होगी ये ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से? तो कह रहे हैं एसएमआरस डू नॉट रिक्वायर द परमानेंट सोर्स ऑफ कूलिंग वाटर। नहीं, ये इंफॉर्मेशन गलत है। उनको भी कूलिंग वाटर एज ए मतलब कूलिंग के लिए सोर्स चाहिए, परमानेंट सोर्स चाहिए कूलिंग वाटर के लिए, ठीक है। तो ये बात सही नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसके साथ जो आपको टॉपिक पढ़ना है शांति एक्ट पढ़ना है, शांति एक्ट पढ़ लो इसके साथ, ठीक है। और इंडिया के एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो पढ़ लो सारे के सारे, एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया, ठीक है। और हम लोगों के जो 2 एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किए थे हमने 1974 में, लाफिंग बुद्धा, और 1998 में जो हम लोगों ने किया मिशन ऑपरेशन शक्ति, तो उनको पढ़ लो। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको इसके साथ पढ़नी है। रिवीजन ऐसे ही होगा जब आप एक रिलेटेड चीज के साथ 10 चीजें और ऐड करके पढ़ोगे। इंडिविजुअली पढ़ोगे तो कभी भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, ना कभी रिवीजन हो पाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है पश्मीना वूल के बारे में। पश्मीना वूल यूपीएससी पूछ चुका है। यूपीएससी पूछ लेता है तो स्टेट पीसीएस की वैसे ही पॉसिबिलिटी बन जाती है कि स्टेट पीसीएस उसको पूछ सकते हैं। तो पश्मीना वूल ये स्पेशल टाइप का वूल होता है जो बहुत ही डेलिकेट होता है, इसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। और मोस्टली इसको हैंडमेड प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्टेन फ्रॉम चेंगथांगी गोट नेटिव टू द हाई एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख। बिल्कुल सही बात है, ये चेंगथांगी गोट से मिलता है और हाई एल्टीट्यूड लद्दाख में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, द वूल हैज बीन ग्रांटेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द कश्मीर रीजन। ये बात भी ठीक है। तो अब हमें एक और नया कंसेप्ट पढ़ना है इसके साथ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नाम से ही पता लग रहा है कोई भी प्रोडक्ट का ओरिजिन कहां पे है उसके लिए ये जीआई टैग दिए जाते हैं। इन टैग को देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 2030 तक का टारगेट है 10,000 टैग देने का, ठीक है। और ये टैग जीआई एक्ट 1999 के अंडर में दिए जाते हैं, 10 इयर्स के लिए दिए जाते हैं। सिर्फ गुड्स को मिलते हैं, सर्विसेज को नहीं मिलते हैं। और सबसे पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। ये इंफॉर्मेशन जीआई टैग के बारे में एक्स्ट्रा आपको पता होनी चाहिए, हालांकि हमने इसको करंट अफेयर में भी कवर किया है। देन थर्ड है द प्रोसेस ऑफ पश्मीना वूल इज एंटायरली मैकेनाइज्ड। नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बहुत डेलिकेट फाइबर होता है, इसको मशीन हैंडल नहीं कर सकती, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली ये चीजें हैंडमेड होती हैं, ठीक है। तो थर्ड गलत है, बाकी दोनों सही हैं, ये सही है। तो अगर आपने यूपीएससी का पुराना वाला पीवाईक्यू किया था जो इससे रिलेटेड था, तो आप इसको सोल्व कर पाते हैं आराम से। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी के भी सिलेक्शन में। अगर किसी का भी सिलेक्शन हुआ है तो आप उससे पूछ के देख लो, वो ये जरूर बताएगा कि पीवाईक्यू जरूर सोल्व करने हैं, बाकी कुछ सोल्व करो या ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में। इक्विलाइजेशन लेवी को 2016 में लगाया गया था इंडिया में, ठीक है। ये एक तरह का टैक्स होता है
ठीक है, और इसका दूसरा नाम था गूगल टैक्स। गूगल टैक्स बोला गया था इसको। जिन कंपनीज के फिजिकल परमानेंट ऑफिस नहीं है इंडिया में, जैसे अमेजोन है, गूगल है, ठीक है, या फिर मेटा है, तो ये कहते हैं कि हम लोगों ने सब सब्सिडरी ऑफिस खोल रखे हैं, हम लोगों के परमानेंट ऑफिस नहीं है। तो उस केस में ना टैक्स में बड़ा दिक्कत होता है। ये लोग सारे के सारे टैक्स के पैसे को बाहर ले जाते हैं। बाहर कैसे ले जाते हैं? इंडिया में टैक्स नहीं देते, क्योंकि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का एक सिस्टम होता है। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। तो उसको बचाने के लिए, या फिर टैक्स को इंडिया में ही टैक्स रहे, उसके लिए हमने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था 2016 में, इक्विलाइजेशन लेवी। ठीक है, तो इट इज अ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियन अर्न फ्रॉम फॉरेन स्टॉक मार्केट नहीं, इट इज अ कोलक्वियली मतलब होता है जो नॉर्मल बोलचाल में बोला जाता है, नोन एज द गूगल टैक्स एंड अप्लाई टू नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेशंस। बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ एमएनसी हैविंग ए फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया नहीं, ये इसी के लिए तो बनाया गया है कि जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में। ठीक है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड एंटायरली बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने तो इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम किया है, इनडायरेक्ट टैक्स को। जीएसटी के बारे में भी पढ़ना है आपको, क्योंकि जीएसटी के रेट कट किए गए हैं, हमने करंट अफेयर में कवर किया है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली। तो आपको जीएसटी के का पूरा स्ट्रक्चर, कैसे जीएसटी आया था, क्यों आया, क्या क्या चीजें हैं जो जीएसटी के एम्बिट से अभी भी बाहर है, तो हमने सारा करंट अफेयर में कवर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएस के हिसाब से। ठीक है, तो अभी, और ये 6% लगाया गया था स्टार्टिंग में, अभी ये 2% के अराउंड है। ठीक है, बाद में इसको चेंज किया गया, क्रिटिसिज्म हुआ इंडियन गवर्नमेंट का, और उसके बाद में इसको चेंज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न स्पेस मिशन, अलग अलग एजेंसीज के स्पेस मिशन हैं, वो स्पेस मिशन आपको मेन जो स्पेस मिशन है वो याद रखने पड़ेंगे, और इंडिया के जो स्पेस मिशन है उनको तो डीपली पढ़ना पड़ेगा कि वो कब गए, किस चीज के लिए गए, कहां पे गए, और बाकी जो है उनके हमें मोटा मोटा पढ़ने हैं। तो पहला है ओसाइरिस एक्स, ये नासा का स्पेस मिशन था, नासा का स्पेस मिशन था एस्ट्रॉइड बिनो के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। जूस मिशन, ठीक है, जूस मिशन जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए। ठीक है, और ये जुपिटर के लिए था, मून्स ऑफ जुपिटर के लिए, ये भी सही है। ठीक है, अकत्सुकी, ठीक है, अकत्सुकी नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ये जाक्सा का मिशन है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, सरफेस ऑफ द मून के लिए है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों ही पेयर सही हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंडिया के भी बहुत सारे स्पेस मिशन हम पढ़ेंगे, आदित्य L1 पढ़ेंगे, चंद्रयान पढ़ेंगे, 3 चंद्रयान, चौथा हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी। ठीक है, वीनस मिशन पढ़ेंगे, शुक्रयान, गगनयान मिशन पढ़ेंगे, समुद्रयान मिशन पढ़ेंगे। हालांकि समुद्रयान और गगनयान दोनों नासा, दोनों इसरो के नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मिशन सारे हमने पढ़ाई भी है करंट अफेयर में, और ये एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे मिशन। ठीक है, और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी और एचसीएस की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा सा फर्क है नहीं, दोनों लगभग सेम से लेवल पे चलते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं फाइनेंस कमीशन। अभी फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने फाइनल रिपोर्ट दे दिया है। तो ये फाइनेंस कमीशन क्या चीज है? इंडिया में मेनली ये 3-4 काम करता है फाइनेंस कमीशन। पहले तो ये समझो, ये फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 3 तरह की बॉडी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जिनको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, और होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो विद द हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई जाए, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो इन तीनों में से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखी होगी, तो आर्टिकल 280 में लिखा है इसको। ठीक है, काम क्या है? डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स इन इंडिया। इंडिया में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका सबसे मेन काम है कि भाई
जो भी टैक्स इंडियन गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, चाहे वो जीएसटी की फॉर्म में है या इनकम टैक्स की फॉर्म में है, कॉरपोरेशन टैक्स की फॉर्म में है, या और कोई टैक्स है, जो पैसा इंडियन गवर्नमेंट ले रही है वो स्टेट्स को भी तो देना पड़ेगा ना। तो स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा, सेंटर को कितना पैसा मिलेगा, हर एक स्टेट को कितना कितना मिलेगा, तो इसके लिए हमने 16th फाइनेंस कमीशन को अलग से कवर किया है करंट अफेयर में। ठीक है, तो करंट अफेयर देखोगे तो वहां से आप उसको डिटेल में पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट की है और बेटर है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो 16th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है। 16th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर है 2026 से 2031 तक। ठीक है, इस टाइम पे इनका टेन्योर है। ठीक है, तो इन्होंने अभी अपनी एक रिपोर्ट भी सबमिट की है, तो उसका उन्होंने क्या क्या बताया है, तो उससे रिलेटेड भी चीजें हम लोगों ने करंट अफेयर में कवर की हैं। तो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स करते हैं। एक ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब होता है हेल्प, कि अलग अलग स्टेट्स को कितना कितना हेल्प दे सकते हैं, मतलब ऐसा पैसा जो उनसे, एक तो टैक्स की जो टैक्स का कलेक्शन हुआ उसमें से कुछ दे, एक एक्स्ट्रा कितना हेल्प की रिक्वायरमेंट है, एक लोकल बॉडीज को कितना पैसा मिलना चाहिए, लोकल बॉडीज की फंडिंग के बारे में बताता है ये, और प्रेसिडेंट कोई स्पेसिफिक फंक्शन इनको देना चाहे तो वो भी ये काम करेगा। अगर कोई स्पेसिफिक फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शन प्रेसिडेंट इनको अलॉट करे तो वो भी ये काम फुलफिल करेंगे। तो ये मोटी मोटी चीजें करते हैं फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो अभी 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन गया है। 16th Finance Commission has tasked with reviewing the present arrangements for financing disaster management initiatives. ये 15th में, ये 14th 16th में नहीं, ये काम 15th को दिया गया था, 15th फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, तो पहले वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग नहीं है। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, तो वो बाइंडिंग नहीं है। तो सेकंड भी गलत है। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ए टेन्योर ऑफ आफ्टर ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर और बिफोर दैट। उसे पहले भी करा सकता है, 5 साल से पहले भी क्रिएट कर सकता है फाइनेंस कमीशन को। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट सही है नहीं। तो फाइनेंस कमीशन का मोटा मोटा मैंने आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में बता दिया, बाकी आप उसको इन डेप्थ में रिवाइज कर लेना। करंट अफेयर में हमने चीजों को इन डेप्थ से रिवाइज करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कारी सेक्ट के बारे में। ये वर्कारी सेक्ट महाराष्ट्र में फॉलो किया जाता है। सेक्ट रिलीजन का एक छोटा पार्ट होता है, तो उसको हम सेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है इसके बारे में, मोनोथिस्टिक है। नहीं, मोनोथिस्टिक नहीं है ये ऐसे सेक्ट ऐसी कोई बात नहीं करता कि भाई सिर्फ आपको एक ही भगवान में बिलीव रखना है, तो ये मोनोथिस्टिक नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी गलत है। ठीक है, द ट्रेडिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वारी टू पंधारपुर, ये वाली स्टेटमेंट इसकी सही है। ये चीजें डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, हालांकि इतनी डिटेल में भी नहीं पढ़ाई जाती जितना इसमें पूछा गया है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो बहुत ज्यादा डिटेल में हो हिस्ट्री में, तो हम उसको स्किप भी करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे ऐसा थोड़े कि 100 के 100 ही क्वेश्चन सोल्व करके आने, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगे हमें हिस्ट्री के, वो हमें छोड़ भी देने होते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो छोड़ देना चाहिए था। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। संत तुकाराम एंड संत दयानेश्वर आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ दिस मूवमेंट, ये सही है और ये पढ़ाया भी जाता है हिस्ट्री में, ये नॉर्मली पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड सही है, तो ओनली 2 सही है और पहली स्टेटमेंट इसके बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बायो इंडिकेटर्स के बारे में। बायो इंडिकेटर मतलब जब कोई स्पीसीज जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो किसी चेंज के बारे में बताए तो उसको बायोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं, बायो इंडिकेटर बोलते हैं। लाइकन्स आर सेंसिटिव इंडिकेटर टू सल्फर डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, लाइकन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अगर सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लाइकन जो है वो एक ग्रुपिंग होती है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि लाइकन किसकी ग्रुपिंग से बनता है, किन दो से मिलकर बनता है लाइकन्स। देन प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई इन वाटर बॉडीज इज यूज्ड एज ए बायो इंडिकेटर फॉर फीकल कंटामिनेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ई कोलाई है वाटर में, ठीक है, तो पता लग जाता है, बायो इंडिकेटर है और फीकल कंटामिनेशन कि वहां पे फीकल कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है। थर्ड,
फ्रॉग आर कंसिडर्ड गुड बायो इंडिकेटर बिकॉज ऑफ देयर सेमी परमिएबल स्किन। हाँ ये भी ठीक है कि फ्रॉग्स जो है बहुत ज्यादा अगर चेंज होता है इन्वायरमेंट में या वाटर में वो रह रहे हैं, उसमें कुछ ज्यादा चेंज हो जाता है तो वो उससे पता लग जाता है, या तो उनकी नंबर घट जाएगा बहुत ज्यादा या उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे बारिश के टाइम पे आप देखो तो वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर तो है कि बारिश ज्यादा हुई है तो फ्रॉग ज्यादा हो जाता है, उनका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉर्नमेंट सिने डाई इन इंडियन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब एक तो होता है एडजॉर्नमेंट और एक होता है प्रोरोगेशन। ठीक है, ये दोनों पॉलिटी के कंसेप्ट हैं। एडजॉर्नमेंट क्या होता है, जब पार्लियामेंट या जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके सेशन को अगर रोकना है, एडजॉर्नमेंट का नॉर्मल मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट किया जाता है। एडजॉर्नमेंट सिने डाई का मतलब होता है फॉर इनडेफिनिट पीरियड, कि आप एडजॉर्नमेंट कर रहे हो सेशन का, उस पर्टिकुलर सेशन का, ठीक है, हाउस के, और इनडेफिनिट पीरियड के लिए कर रहे हो। प्रोरोगेशन होता है सेशन को पूरा ही खत्म हो जाना, कि नए इलेक्शन होंगे फ्रेश से और नया लोकसभा का नया सेशन आएगा। प्रोरोगेशन करने का राइट तो होता है प्रेसिडेंट के पास, और जो एडजॉर्नमेंट करने का राइट होता है स्पीकर के पास, स्पीकर या चेयरमैन, राज्यसभा के केस में चेयरमैन के पास होता है। इट इज द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। It means terminating the sitting of the house for an indefinite period। हाँ ठीक बात है, यही तो होता है एडजॉर्नमेंट सिने डाई। It result in the automatic dissolution of लोकसभा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता। It is a power exercised by only the speaker, नहीं, चेयरमैन के पास भी ये पावर है। राज्यसभा में चेयरमैन के पास पावर है, लोकसभा में स्पीकर के पास ये पावर है, तो सिर्फ स्पीकर के पास नहीं है पावर। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है मिशन मौसम से। मिशन मौसम इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको बढ़ाने के लिए बनाया गया है ये मिशन मौसम। इट्स एम टू सिग्निफिकेंटली इनहांस इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी सही रहेंगी तो हमें पता लगेगा कि टाइमली मानसून आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। टाइमली मानसून आएगा तो उससे हमारी इंडियन एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी भी इंडिया में नियरली 45% ऑफ द वर्कफोर्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड विद द एग्रीकल्चर या इंगेज इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में इंगेज है तो, और एग्रीकल्चर इंडिया की डिपेंड करता है मानसून पे, तो मानसून एक वेदर फिनोमिना है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो मिशन मानसून है उसको चलाया है। तो पहली वाली स्टेटमेंट सही है, इट एम टू सिग्निफिकेंटली इनहांस इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज। सेकंड, इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस वेदर सैटेलाइट्स स्पेसिफिकली फॉर मॉनिटरिंग IOD, इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल एक कंसेप्ट है अपने आप में। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है कि जब जो इंडियन ओशन है उसका वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, उन दोनों में जब एक टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। ये भी अपने आप में एक कंसेप्ट है जो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बड़ा कंसेप्ट होता है तो मैं उसको नहीं कराता हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक कंसेप्ट को दोबारा से रिपीट कराऊं, लेकिन ये कंसेप्ट हम करंट अफेयर में और PYQ में डिटेल में करवा चुके हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सेकंड बात। थर्ड, वन ऑफ इट्स गोल इज टू एक्सप्लोर वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जहां पे हम लोग सिल्वर आयोडाइड को यूज करके, ठीक है, आर्टिफिशियल रेनिंग करवाते हैं, और वो भी एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। बहुत बार वैसे भी करवाया जाता है, जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो भी करवा दिया जाता है। अभी रिसेंटली NCR में ट्राई किया गया था इस चीज को। तो ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का मॉडिफिकेशन भी इसका पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो दोनों 2 ठीक है, 1 ठीक है और 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग से रिलेटेड। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे ही ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हैं। आपको G20 भी पढ़ना है, ब्रिक्स भी पढ़ना है, क्वाड भी पढ़ना है और I2U2 भी पढ़ना है।
ठीक है। I2U2 के मेंबर कौन है? I2U2 में आता है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूके। ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, नॉट यूके, यूएई। ठीक है। तो G20 का इनिशिएटिव है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। मैंने इसी में पहले बताया है, ये इनिशिएटिव हमने पढ़ा है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो पहला ठीक है। ब्रिक्स का इनिशिएटिव है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। शंघाई है चाइना के अंदर, और ये बना था 2014 में। फोर्टेल्जा समिट हुई थी। फोर्टेल्जा प्लेस जो है वो साउथ अफ्रीका में, सॉरी ब्राजील में है। तो वहां पे 2014 में जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तब न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द बैंक ऑफ ब्रिक्स। क्वाड का इनिशिएटिव है स्टेम फेलोशिप। स्टेम का मतलब है यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये स्टेम फेलोशिप क्वाड का इनिशिएटिव है। ठीक है, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों क्वाड बनाते हैं। क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इनफॉर्मल ग्रुपिंग का मतलब है कि उसका कोई कहीं सेक्रेटरीट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई एनुअल मीटिंग नहीं होती उसकी। देन I2U2 का इनिशिएटिव है फूड सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी। तो सही है, ये चारों की चारों में से। तो आंसर इज 1A, 2B, C3 और D4। नेक्स्ट उसके बाद है चार धाम। वैसे चार धाम 2 हैं, ये छोटा चार धाम है, एक बड़ा चार धाम भी है। ठीक है, बड़ा चार धाम कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये छोटा चार धाम बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये छोटा चार धाम में कहां कहां पे क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो यमुनोत्री, और यहाँ दिखाया सोर्स ऑफ यमुना रिवर, तो ये सही है। तो ये पहला तो सही हो नहीं सकता। ठीक है, देन उसके बाद केदारनाथ आपको पता है, ये लॉर्ड शिवा एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगाज में से एक है केदारनाथ। ठीक है, गंगोत्री हो जाएगा गॉडेस गंगा से रिलेटेड, और बद्रीनाथ हो जाएगा लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड। तो कितना करेक्ट है? एक ही करेक्ट है, सिर्फ सेकंड गंगोत्री। ठीक है, तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट। यहां पे आपको प्रयाग भी पढ़ने हैं। अलग अलग प्रयाग्स हैं। प्रयाग का मतलब वहां पे जहां से अलग अलग रिवर्स चलती हैं और फाइनली जब गंगा मिलती है तो अलग अलग प्रयाग पढ़े जाते हैं। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है। तो ये प्रयाग वाला कंसेप्ट आपको पढ़ना है, प्रयाग क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है और मैचिंग में पूछा जा सकता है कि कर्ण प्रयाग किन 2 रिवर के कॉम्बिनेशन से बनता है, या फिर नंद प्रयाग किन 2 रिवर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये प्रयाग पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट है अलग अलग साइट्स हैं और उनका प्रेजेंट डे बताना है कहाँ है। तो राखीगढ़ी तो हमें पता है लार्जेस्ट साइट है आईवीसी की, और या इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। बाय द वे आईवीसी और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो ये सोचो कि आईवीसी अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो क्यों उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है? ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि हड़प्पा पहला शहर था जो उसमें डिस्कवर किया गया, या कोई और रीजन है? ठीक है, फाइंड इट आउट। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। धोलावीरा तो पहला डॉक सिटी था, डॉकयार्ड था। यही भी माना जाता है कि वर्ल्ड का पहला डॉकयार्ड था, ये डॉक सिटी था गुजरात में। और इसको डेवलप भी कर रहे हैं, पुर्तगाल के साथ मिलकर हम इसको डेवलप कर रहे हैं अभी। ठीक है, और इरामाती डिबालू आंध्र प्रदेश में है। ये भी न्यूज में था क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो एक लिस्ट देता है उसके लिए हमने इंडिया से इसको नॉमिनेट किया है कि भाई हमने बहुत सारी साइट्स को नॉमिनेट करते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक टैग देता है यूनेस्को नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमने इरामाती डिबालू को भेजा। तो ये करंट अफेयर में न्यूज में भी था, हमने कवर किया इसको। तो ये आंध्र प्रदेश में है, तो एक बच गया। खिजाड़ी ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो आंसर तो निकल ही आएगा उससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग कन्वेंशन से रिलेटेड, जिसमें से मिनामाता कन्वेंशन है, ये जापान में हुआ था। बेसल कन्वेंशन है, ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में है, रोटरडैम कन्वेंशन भी शायद स्विट्जरलैंड में ही है।
रोटरडैम नीदरलैंड में है और स्टॉकहोम जो है वो स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में है। तो ये अलग अलग जगह पे कन्वेंशन हुए हैं। तो मिनामाता कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड है। बेसल जो कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट नहीं हो सकता हैजार्डियस वेस्ट का, उसके लिए है बेसल कन्वेंशन। देन उसके बाद है रोटरडैम, रोटरडैम है नीदरलैंड में। रोटरडैम कन्वेंशन है हैजार्डियस केमिकल्स इन ट्रेड, अगर हैजार्डियस केमिकल्स का ट्रेड करना है तो उससे रिलेटेड है। इसको बोला भी जाता है पीआईसी, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पहले कंसेंट चाहिए। अगर आपको कोई हैजार्डस मटेरियल भेजना है एक जगह से दूसरी जगह तक, दूसरी जगह पे, तो आपको इन्फॉर्म चाहिए कि कंसेंट चाहिए और पहले बताना पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड रोटरडैम कन्वेंशन है जो नीदरलैंड में है। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है और ये है पीओपी से रिलेटेड, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, कुछ ऐसे पोल्यूटेंट जो कंटिन्यू रहते हैं, एक बार बन जाते हैं तो डिग्रेड नहीं हो पाते आसानी से। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को कैसे रोका जाए या उनको बनाने ही ना दिया जाए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड, उसके ट्रेड या उससे रिलेटेड है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, तो मैच हो गया, तो बाकी तो आप आगे कर ही लोगे। आंसर दो। नेक्स्ट है मिशन, अलग अलग कंट्रीज के मिशन है। इसमें आदित्य L1 जो है वो इंडिया का मिशन है। L1 का मतलब यहां पे है लैग्रेंज पॉइंट। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है। लैग्रेंज पॉइंट पता भी होना चाहिए क्या होता है। तो आदित्य L1 इंडिया का कंसेप्ट है सन की कोरोना के लिए, सोलर कोरोना के लिए। सोलर कोरोना, कोरोना इज द आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर ऑफ द सन, सन के आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर को कोरोना बोला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने भेजा है, इसको हमने 2023 में भेजा था। देन शुक्रयान मिशन वीनस के लिए है इंडिया का, इसको हम 2028 में भेजेंगे। ठीक है, देन उसके बाद साइकी, ये मेटल रिच एस्ट्रॉइड के लिए है। एस्ट्रॉइड हमने पहले भी पढ़ा था, एस्ट्रॉइड मतलब एस्ट्रॉइड पहले भी आया था, तो वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। रॉक की सब्सटेंस होते हैं जो उसमें यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड बेल्ट भी है जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कहां पे है सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड बेल्ट, कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, तो मेटल रिच एस्ट्रॉइड्स को रिसर्च करने के लिए नासा का प्रोजेक्ट है ये। देन उसके बाद बच गया इलुसिड। इलुसिड इज द कंसेप्ट ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी का मतलब है कि ये माना जाता है कि वर्ल्ड या यूनिवर्स जो हम अभी देख रहे हैं ये उसका सिर्फ 4% ही है। जो यूनिवर्स है अभी फिलहाल उसका 4% ही विजिबल है, 96% तो अभी विजिबल भी नहीं है। मतलब ये माना जाता है यूनिवर्स अभी बन रहा है और बनने के भी इनिशियल फेज में है, और सिर्फ 4% ही ऐसा है यूनिवर्स का जो विजिबल है, बाकी अभी 96% वो विजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वो है जो यूनिवर्स में है लेकिन अभी स्टडी नहीं हुआ है। डार्क का मतलब है यहाँ पे हिडन, तो हिडन मैटर है कुछ जो हमें नहीं मिला है, और हिडन एनर्जी है, तो उसके लिए इल्यूसिड मिशन है, ये भी नासा का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है होर्मुज, बब अलमंदाब, मलक्का और सुंडा, ये सब स्ट्रेट्स हैं। स्ट्रेट क्या होता है, नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी। अगर कोई नैरो वाटर बॉडी दो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है तो उसको स्ट्रेट बोला जाता है। हमें करीबन 16-17 स्टेट हैं वर्ल्ड में जो ज्योग्राफी में पढ़ने हैं या हम पढ़ा चुके हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं, याद रखने मेन स्टेट्स कहाँ कहाँ हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले मैंने थोड़ी देर पहले भी कवर किया था जब हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पढ़ा था, तो मैंने आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज बताया था। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। बब अल मंदाब है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में। मलक्का स्टेट है अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में, और सुंडा स्टेट है जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में। जावा सी इज द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट्स हैं, इनको हम मैपिंग में करेंगे भी, एक मैपिंग का वीडियो बनाएंगे हम लोग, तो उसमें मैं आप लोगों को अलग अलग स्टेट्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो तभी ध्यान रहते हैं जब आप मैप में उनको देखते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इनको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड है।
तो इसके लिए हमारे एक फ्री लेक्चर सीरीज भी चल रही है 75 लेक्चर्स की यूट्यूब पे, आप वो लेक्चर सीरीज के वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने इन चीजों को करवाया है। ठीक है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये एक टूल होता है, इट्स ए टूल जो आरबीआई यूज करता है इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसके लिए पूरा लेक्चर अवेलेबल है, तो आपको देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करता है। हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी पढ़ाया है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एक मैंडेटरी रिजर्व है जो बैंक को अपने पास रखना होता है। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर बैंक को ओवरनाइट पैसा चाहिए आरबीआई से, बैंक को पैसे की शॉर्टेज पड़ गई, ओवरनाइट पैसा चाहिए, तो वो एमएसएफ से मिलेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं इमरजेंसी ओवरनाइट बोरोइंग बाय द बैंक्स, कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई। जनरली उसके लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, ये एक तरह का रेपो का ही वर्जन होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन तो हमने बहुत डिटेल में किया है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जीसेक। जीसेक क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने इकोनॉमिक्स वाले वीडियोस में 75 सीरीज में करवाया है, तो उसको आप वहां से देख लो। ठीक है, तो ये लास्ट वाला हो जाएगा, ये डन।